नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में 2024 की शुरुआत के साथ ही चुनावी शंखनाद हो गया है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से बीजेपी की चुनावी तैयारियों को रफ्तार मिलने वाली है। साथ ही विपक्षी पार्टियों में भी चुनावी तैयारी को लेकर हलचल तेज है। चर्चा 24 के शंखनाद को लेकर हम करने वाले हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में चुनावी शंखनाद हो गया है। जी हां, सभी दलों ने चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। बीजेपी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हरियाणा दौरे के साथ चुनावी बिगुल फूंक रही है। जी हां, जेपी नड्डा गुरुवार को पंचकूला पहुंचे, तो वहीं कल यानी शनिवार को फिर हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं। नड्डा का पंचकूला में रोड शो होने वाला है। साथ ही नड्डा कोर ग्रुप की बेहद महत्वपूर्ण बैठक भी लेंगे। ऐसे में नड्डा के दौरे को लेकर संगठन की तैयारियां भी जारी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की बैठक ली। सैनी ने बैठक के बाद नड्डा के दौरे से लेकर आगामी चुनाव में जीत की दावेदारी की, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। क्योंकि 3 राज्यों की ऐतिहासिक जीत के बाद हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी वो आ रहे हैं। उनका हम भव्य स्वागत करेंगे। एक रोड शो होगा। उस रोड शो के माध्यम से, क्योंकि उनका स्वागत, उनका अभिनंदन 3 राज्यों की ऐतिहासिक जीत के बाद वो हरियाणा में आ रहे हैं, तो करेंगे। संगठन के अंदर इनकी 2 धाराएं हैं और 2 धाराएं वो आपस में नहीं मिल पा रही हैं। अगर मंच के ऊपर वो 2 धाराएं बैठती हैं तो वहाँ पूरा का पूरा प्रदेश देखता है क्या जुत्तम प्लेट वहाँ पर होता है। एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी होती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मंच के ऊपर हो जाते हैं। इस प्रकार का इनका संगठन है और संगठन दिखाई नहीं देता। अभी मेरे ख्याल से मात्र 2 महीने भी नहीं रहे। 2 महीने के अंदर हमने, अभी मेरी अपनी कार्यकारिणी थी, मैंने मात्र 5-7 दिन के अंदर कार्यकारिणी बना करके आज उसकी लगातार बैठकें भी मैंने कर ली हैं। बीजेपी के अलावा कांग्रेस में भी रैलियों, बैठकों और नेताओं की घर वापसी का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस नेता 2024 के चुनाव में सत्ता परिवर्तन और कांग्रेस के सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं। जाहिर है 24 का चुनाव बेहद नजदीक है। साल की शुरुआत के साथ ही चुनावी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी में संगठन की नई टीम के साथ साथ बैठकों की रफ्तार भी तेज हो गई है। तो जेपी नड्डा के दौरे के साथ ही बीजेपी का चुनावी शंखनाद हो रहा है। ऐसे में नड्डा कहीं न कहीं फिर लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतने और विधानसभा में भी बीजेपी सरकार बनाने के लिए हरियाणा बीजेपी को मंत्र देंगे। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, आज भी बैठकों का दौर दिन भर जारी रहा। जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता की, तो सरकार से लेकर संगठन की बैठकों की रफ्तार तेज हो गई है, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है और तमाम दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा आएंगे, कोर ग्रुप की बैठक सबसे अहम रहने वाली है। कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे और जेपी नड्डा की कोर ग्रुप से बैठक से पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरियाणा के सभी बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें सीएम भी शामिल होंगे। तो रोड शो, फिर सभी विधायकों सांसदों की बैठक, उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक। तो दिन भर चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा, मंथन, मंत्रणा रहने वाली है। तो 24 की शुरुआत के साथ ही देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो हरियाणा के लिहाज से 2024 बेहद खास रहने वाला है। चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, मनीष खटाना, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, रजवन दहिनवाल, प्रवक्ता इनेलो, डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और सुभाष चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मनीष जी आपसे, क्योंकि बीजेपी के संगठन की लिस्ट आ गई है, जिला अध्यक्षों की बैठक भी थी और ये सच्चाई भी है, नायब सैनी भी कह रहे थे कि 2 महीने चुनाव में बचे नहीं हैं, आप लोगों का संगठन भी अभी नहीं बन पाया। क्या ये सच्चाई है कि अभी संगठन नहीं बन पाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2024 के चुनाव के लिए हम पूर्णतः
तैयार हैं। 2019 का चुनाव भी हमने बिना संगठन के लड़ा था और 2024 का चुनाव, वैसे तो अब मैं बार बार उस बात को दोहराऊं, उसका कोई फायदा नहीं है, संगठन के साथ लड़ेंगे, लेकिन हमारी तैयारियां पूरी हैं। और बीजेपी के 9 साल का जो कार्यकाल रहा, लगभग 10 साल का लोकसभा का कार्यकाल रहा, उसको पूरे देशवासियों ने, हरियाणा प्रदेश वासियों ने देखा है। युवाओं ने बेरोजगारी देखी है, महिलाओं ने अपमान देखा है, खिलाड़ियों ने तिरस्कार देखा है, उद्यमियों ने अपनी कारखानों में ताले बंद होते देखे हैं, गृहिणियों की रसोई में खाना बंद होते हुए देखा है। तो हर व्यक्ति, हर वर्ग इस सरकार की कुनीतियों से परेशान हुआ है और ये एक सच्चाई है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सरकारी वर्ग परेशान है, कर्मचारी रोज धरने प्रदर्शन पर है, सरपंचों के सिर फोड़े जा रहे हैं। तो लाठी और डंडे से चलने वाली सरकारें लंबे समय तक नहीं चलती। हिंदू मुसलमान और श्री राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, जिन्होंने गंगा मैया की कसम खाई थी कि मैं गंगा मैया का बेटा हूं, गंगा मैया को साफ करने आया हूं, तो गंगा माई तो आज तक साफ नहीं हुई। 4000 करोड़ रुपए का स्कैम अलग से हो गया। तो बहुत सारी बातें हैं, लोग समझदार हैं, इनकी बातों में कहते हैं ना, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, इनकी 2 बार चढ़ गई, तो तीसरी बार काठ की हांडी नहीं चढ़ेगी। आप जो वास्तव में जो मुद्दे हैं, जो धरातल के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। इन्होंने जवान के साथ क्या किया, किसान के साथ क्या किया, महिलाओं के साथ क्या हुआ, खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ, हमारे छोटे मध्यम वर्गीय स्केल इंडस्ट्री के साथ क्या हुआ। संगठन क्यों नहीं बन पाया? ठीक है, आपने गंगा तक की बात कर ली, आपने राम मंदिर, तमाम बातें आपने कर ली पहले ही उत्तर में, लेकिन मैं पूछ ही रही हूँ कि 2 महीने बचे हैं अभी, संगठन आप लोगों का बन नहीं पाया। कि पिछली बार का भी आप हवाला दे रहे हैं, क्या पिछली बार की तरह इस बार भी बिना संगठन के ही जाने की तैयारी की आप लोगों की? नहीं, हम संगठन के साथ जाएंगे और नव वर्ष जैसे ही लगा हमारी संगठन की, मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारी लिस्ट तैयार है और एआईसीसी में हमारी लिस्ट है, वहाँ पर सिर्फ प्रेस में रिलीज होना बाकी है। वो जैसे भी आजकल में टाइम मिलेगा वो रिलीज हो जाएगी, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अप्रूवल मिल गया है क्या बाबरिया? तो अब ये नहीं कह रहे हैं कि अप्रूवल मिला के? नहीं, लगभग अप्रूवल पूरा हो चुका है, 2-4 हमारे जिले बच रहे हैं, बाकी हमारे देखिए, कभी आप कह रहे हैं अप्रूवल मिल गया है, मीडिया में आना बाकी है, कभी आप कह रहे हैं 2-4 जिले बचे हैं। 2-4 जिले का मतलब ये है कि 2-3 चीजें ही वहां पर रुकी हुई हैं, बाकी सब पे अप्रूवल हो चुका है। मीडिया में किसी भी टाइम, चाहे वो उसमें आधा घंटा हो, चाहे 1 दिन हो, चाहे 2 दिन हो, चाहे 4 दिन हो, वो किसी भी टाइम प्रेस में रिलीज आपके पास आ जाएगी। देखिए, अशोक तंवर थे तब, कुमारी सैलजा थी तब, और अब जबकि उदय भान हैं, ये बातें बहुत बार सुनी गई हैं कि अभी लिस्ट आने वाली है, 10 दिन में आने वाली है, इसी वीक आने वाली है, 1 महीने में, और अब चुनाव में एक बार फिर से आ गए हैं। क्या बीजेपी हमारे साथ जुड़ गई है? पीसीआर चौहान साहब, जेपी नड्डा आएंगे, क्या वाकई चुनावी शंखनाद आपकी पार्टी की चुनावी तैयारियों का होने जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तुलना में भी और प्रदेश के किसी भी दूसरे राजनीतिक दल की तुलना में संगठनात्मक रूप से बहुत बारीक तैयारी कर चुकी है। हमारे पन्ना प्रमुखों के अधिकांश विधानसभाओं के सम्मेलन हो चुके हैं। बूथ स्तर पर हमारा कार्यकर्ता वो धरातल पर काम करता हुआ आज देखा जा सकता है। चुनाव के मोड में भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहती है। हाँ, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कल आ रहे हैं पंचकुला में, तो वहां पर एक भव्य रोड शो की हम लोगों ने योजना बनाई है, तो आप इसे निश्चित तौर पर 2024 के चुनावी दंगल का शंखनाद कह सकते हैं। ये ऐलान हरियाणा के 10 कमल जीतने का, ये ऐलान हरियाणा में 24 में विधानसभा में अपने दम पर बहुमत लाकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का के अभियान की आप ये कहिए कि ये शुरुआत है। जोरदार एक कार्यक्रम कल रहेगा। पंचकुला, जो 5 कूल होने के कारण जिसका नाम पड़ा है, उस पंचकुला में पंचकमल में आज प्रदेश की नई टीम हमारे जिलाध्यक्षों के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी ने मंत्रणा की और कल सुबह पंचकुला शहर की सड़कों पर 5 अश्वों के साथ
या यूं कहिए कि 5 अश्वमेध के घोड़े वो हरियाणा के चुनावी दंगल में हम उतार देंगे। आप देखेंगे कि ये एक जोरदार और भव्य आगाज होगा चुनाव अभियान का। चुनाव अभियान पर हम पहले से हैं। नड्डा जी का मार्गदर्शन, उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम उस अभियान को जोरदार गति, धार और यूं कहिए मारक क्षमता प्रदान करेगा। हमारे विरोधी अभी यही कह रहे हैं, 10 साल हो गए वैसे तो इनको कहते हुए कि संगठन की लिस्ट अभी आई। आपने देखा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता 3 वाक्यों में 3 बार उन्होंने रंग बदला। पहले उन्होंने कहा हमारा संगठन तो तैयार पड़ा है, अप्रूव हो गया है, अभी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, किसी भी क्षण आ सकता है। फिर आपने दोबारा पूछ लिया तो उन्होंने कहा बस 2-4 जिले बचे हैं। फिर आपने कहा 2-4 जिले बचे हैं, पूरा अब आप तो कह रहे थे अप्रूव हो गया, तो उन्होंने कहा बस 2-3 चीज बची हैं। ये चीज क्या होती है वो उनको स्पष्ट नहीं है। 10 साल से यही करते करते सोमवार को आएगा, मंगल को आएगा, होली को आएगा, दीपावली को आएगा, और बीच बीच में जब बहुत इनसे पूछा गया तो ये कह के भी इन्होंने काम चलाने की कोशिश की कि हमको जरूरत ही कहां है संगठन की, हम तो बिना संगठन के ही चुनाव लड़ लेंगे। तो वो पार्टी जिसके पास न संगठन है, ना नेता है, ना नीतियां है, वो हमारा मुकाबला निश्चित तौर पर नहीं कर पाएगी 2024 में। और मजेदार बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप से लेकर के और हरियाणा तक जबरदस्त कंफ्यूजन है। कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप अब तक ये नहीं तय कर पाई कि उनके प्रधानमंत्री पद के सांकेतिक ही तो बनाना है, कहना तो पड़ेगा ही कोई हमारा उम्मीदवार कौन होगा। कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है देश की, उसकी हालत ये है कि वो सरेंडर करके अपने नेता राहुल गांधी को फिर विड्रॉ करने पर विवश हुई है, और लॉन्च करते करते उन्होंने लॉन्च पैड से राहुल गांधी को एक बार फिर से नीचे उतार लिया है। हरियाणा की हालत यह है कि हरियाणा के 3 दिग्गज ज्योति जी गए थे, 3 राज्यों के या 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, चौधरी बनकर गए थे, उनको चौधरी बना करके चुनाव में भेजा था पार्टी ने। कुमारी शैलजा वे भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखती हैं, वे छत्तीसगढ़ में प्रभारी थी। रणदीप सिंह सुरजेवाला मध्य प्रदेश में प्रभारी थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, वे राजस्थान में ऑब्जर्वर थे। तीनों के तीनों महारथी मानते हैं अपने आप को। जहां गए तीनों राज्यों में अपनी पार्टी का बंटाधार करके लौटे हैं। घर में इनके जूतम पैजार का आलम यह है कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण वो एसआर के नाम से नया काउंटर खोले हुए हैं। उनकी मोहब्बत की दुकान अलग है। वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नफरत करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा उनसे इस हद तक नफरत करता है कि बावरिया साहब से ये कहलवा दिया कि अगर एसआर के वाले कोई यात्रा निकाल रहे हैं तो उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, वो कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है। तो एक बिखरी हुई, बौखलाई हुई, हर तरह से कमजोर पड़ चुकी कांग्रेस, और इसी तरह दूसरे विपक्षी दलों का भी हरियाणा में हाल है। हम इन्हें हरियाणा की जनता के जोरदार जनादेश के दम पर गजब की पटकनी एक बार फिर से हरियाणा में देने जा रहे हैं ज्योति जी। 24 उसके लिए हरियाणा का जन सामान्य भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा होने का मन बना चुका है। ये लोगों के चेहरे बोल रहे हैं, और तो और कांग्रेसियों के चेहरे भी बोल रहे हैं। इनके वर्कर्स ने ये कहना शुरू कर दिया, हम तो भाई वोट भी गिरने को नहीं जानते, तो हम तो आ लिए। अच्छा। ये जब हमें कहते थे राजस्थान नहीं आएंगे, मध्य प्रदेश नहीं आएंगे, छत्तीसगढ़ तो कभी नहीं आएंगे, तब तक तो कुछ कुछ इनके जो बुलबुले हैं उनमें जान थी, और उसके बाद तो इनके तोते उड़ गए हैं और ये कहीं जमीन पर, धरातल पर नजर नहीं आते। 24 के दंगल में इनकी यही अवस्था रहने वाली है। ढाक के 3 पात 3 भी नहीं होंगे, 2.5 पौने 3 पर इनका गुजारा चलेगा। कांग्रेस सिंगल डिजिट में केंद्र में सिमटने वाली है अब की बार ज्योति जी। जी डैनवाल जी, पिछली बार की लोकसभा की बात करें तो आप लोग कहीं थे ही नहीं। हालांकि 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती। इस बार भी क्लीन स्वीप का दावा किया जा रहा है कि सभी 10 सीटें जीतेंगे। हैट्रिक लगाने का भी दावा किया जा रहा है। तो आपकी पार्टी कहां खड़ी चुनावी तैयारियों को लेकर? देखिए ज्योति जी, हैट्रिक तो तब लग रही है जब कोई पार्टी 2 बार जीती हो। वैसे जनता ने, भारतीय जनता जब भी जिस प्रकार से हमारे भाई
कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि काठ की हांडी दूसरी बार चढ़ गई गलती से। काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ी, वो तो हांडी तो टूट गई थी, वो तो मतलब जल गई थी। वो तो कुछ सत्ता के लालची लोग थे, उनके सहयोग से दोबारा इनकी सत्ता में आ गए ये। तो क्योंकि जो 75 पार का नारा देने वाले लोग जब 40 पर सिमट गए तो हरियाणा की जनता ने तो इनको नकार दिया था। और अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता तो शायद ये 40 पे नहीं आते, जबकि बच्चा बच्चा ये कह रहा था कि 75 पार 75 पार। तो ये मान के चलिए कि जनता तो इनसे नाखुश है, क्योंकि इनकी जो नीतियां हैं वो जनता को रास नहीं आ रही। भले ही ये अपनी पीठ रोज थपथपाए, लेकिन हकीकत में जो धरातल की सच्चाई है वो जनता इनसे नाखुश है। और जनता की बात अगर किसी वर्ग विशेष को लेकर करें तो चाहे कोई भी वर्ग उठाकर देख लीजिए, कर्मचारी की बात करें, व्यापारी की बात करें, किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, अध्यापकों की बात करें, गेस्ट टीचर्स की बात करें, सरपंचों की, खिलाड़ियों, किसी की भी बात करें, ये लोग वही हैं जो एक बार तंबू गाड़ते हैं तो दूसरा तंबू तैयार मिलता है। वो तंबू इसीलिए तैयार मिलता है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो जनता के कहीं ना कहीं खिलाफ होती हैं। सरकार अपनी जो मोनोपोली चला रही है, जो तानाशाही रवैया अपना रहा है, वो जनता को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि जनता के लिए नीतियां बननी चाहिए, लेकिन जनता के लिए नीतियां नहीं बनती, वो सरकार अपनी तरफ से थोपती है उनके। और उसी के मद्देनजर ये रोज धरने प्रदर्शन इस आंदोलन होते रहते हैं। लेकिन सरकार ये कहती है कि ये सब विपक्ष का करा धरा है। अगर विपक्ष के पास इतना कुछ करा धरा होता तो विपक्ष आज सत्ता से बाहर नहीं बैठता। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो लोग अब 2024 की बात कर रहे हैं कि हम फिर सत्ता में आएंगे, इस बार भी 75 पार का नारा दे रहे हैं, मैं इनको एक यही चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग बार बार ये कहते हैं कि हम इस बार भी 75 पार का नारा, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने दिए थे, मैं तो उनसे भी यही पूछना चाह रहा था कि 75 पार का नारा पिछली बार दिया था तब आप 40 पे चले गए थे। अब तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हो गई, 10 साल के सत्ता से जनता बहुत परेशान है। अब आगे आपको कैसे झेलेगी ये तो जनता ही बताएगी। लेकिन मैं इंडियन नेशनल लोकदल की बता देता हूं आपको कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 2024 की तैयारी के लिए हर तरह से अपनी तैयारी कर ली है। चाहे इस संगठन को लेकर उन्होंने अपना संगठन प्रदेश स्तर तक की बात करें या जिला स्तर की बात करें या प्रदेश संयोजकों की जो मोर्चों के प्रधान हैं उनकी बात करें, जिला के मोर्चों की बात करें उनकी बात, या फिर हमारे जोन प्रभारी बने हैं, इवन हमने अपने बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया है। जो कार्यकर्ता रोज गांवों में जाकर अपने लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि जो सरकार ने काम नहीं किए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो काम आपके कैसे करेगी। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भले ही आपने जो बताया कि 2019 में कहीं देखने को नजर नहीं मिली, बिल्कुल मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं। 20 साल हो जाएंगे, आप लोग ये मैसेज नहीं दे पाएंगे, 20 साल हो जाएंगे, कोई संदेश नहीं दे पाए आप। कल भी हम इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। अभय चौटाला के अलावा बड़े चेहरे, बड़े नेताओं की बात करें तो बहुत बड़ा अभाव है आपकी पार्टी के पास, उम्मीदवारों के लिहाज से भी बात करें। मैं ज्योति जी मैं एक बार बता देता हूं। आपने देखा होगा कि 2005 में जब हम 2005 के बाद जब हम सत्ता से हटे तो हमारे 9 विधायक बन गए थे, हमारे 9 विधायक रह गए थे। सत्ता में होने के बावजूद हमारे 9 विधायक आ गए, लेकिन उसके बाद हम एक बार फिर लौट के आए और हम 31 पे पहुंच गए। उसके बाद हमारी पार्टी चलती रही। 2018 में पार्टी का विघटन हो गया, जब एक तरफ मोदी की लहर जब पूरी तरह से बोली जाती थी कि मोदी की लहर है, और वहां पर हमने अपने 2 सांसद भी 2014 में जिताकर दिखाए थे, आपने देखा होगा। और कांग्रेस का क्या था, कांग्रेस जो अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है उसका केवल 1 सांसद था। 2019 में उनका भी कोई नहीं है, हमारा भी कोई नहीं है, इस चीज के लिए ये कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि अब में और पहले में 2019 में जब पार्टी का विघटन हुआ तो निश्चित तौर पर हमें खामियाजा भुगतना पड़ा था, लेकिन अब हमारा संगठन पूरी तरह से तैयार है। जो लोग बहक कर भटक कर इधर उधर चले गए थे वो दोबारा पार्टी में आ रहे हैं। और परिवर्तन पदयात्रा के माध्यम से जिस प्रकार चौधरी अभय सिंह चौटाला ने 3800 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है, उस 3800 किलोमीटर का फायदा हमें ये हुआ कि जो गांव में जो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं मायूस होकर बैठा था, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला के जोश और जज्बे को देखकर एक बार फिर इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ा है और चौधरी देवीलाल की नीतियों को लेकर वो फिर कार्यकर्ताओं के बीच में आने लग गया। और आपको यह जानकर अचंभा हो गया कि जहां पर हम ये सोचते थे कि हम हजारों में रह गए, लेकिन हजारों की तादाद बढ़ते बढ़ते हमारी लाखों के हो गए। और अब दोबारा परिवर्तन रथ यात्रा के माध्यम से सिंगल बड़े नेता का नाम बता पाएंगे आप जो परिवर्तन पद यात्रा निकाली? कोई बड़ा नाम आपके साथ आया हो, किसी बड़े नेता की घर वापसी हुई हो? आएंगे चौहान साहब। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं ज्योति जी, जिस पार्टी का संगठन मजबूत होता है वहां पर व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता। हम संगठन को महत्व दे रहे हैं, व्यक्ति को महत्व नहीं दे रहे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसी भी व्यक्ति को अगर टिकट देगी तो कार्यकर्ता सारे उसके साथ जुड़ जाएंगे। आज कांग्रेस की दिक्कत क्या है, कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं है, नेता सारे बड़े बड़े हैं। लेकिन चौहान साहब आपके पास आए उससे पहले मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ लेती हूँ। पंकज बेनीवाल जी,
10 सेकंड की बात। ठीक है, 10 सेकंड लीजिए आप। आज बीजेपी 10 सेकंड की बात, 10 सेकंड की बात। जी, आज भारतीय जनता पार्टी के पास बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो केवल एक नाम लेते हैं, मोदी जी का। मोदी जी की गारंटी क्या पूरे देश में चलेगी? इनके पास अगर कोई पूछे कि आपके पास बड़ा चेहरा कौन है, इनके पास भी बड़ा चेहरा बताने को कोई नहीं है। ये भी यही कहते हैं कि हम संगठन के दम पर, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो कार्यकर्ता है वही सबसे बड़ा चेहरा है। उनके नाम पर वोट मिल रहा है, उनके नाम पर जब वोट मिल रहा है, पार्टी में ना हो, उनके नाम, मोदी जी के नाम पर जब चुनाव जीतने बिना मुख्यमंत्री अनाउंस किए, तो उसमें क्या बुराई है? फिर कार्यकर्ता हमें वोट दिलाने का काम करेंगे, उसको भी आप कम ही मान रहे हैं क्या? वोट दिलाने का काम करेंगे। चलिए पंकज बेनीवाल जी, मजबूत है। पंकज बेनीवाल जी, आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप लोग भी यात्रा निकालने वाले हैं आने वाले दिनों में हरियाणा में? जी नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए ज्योति, दिसंबर के महीने में आम आदमी पार्टी ने एक बदलाव यात्रा निकाली और उस बदलाव यात्रा के दौरान हमने बताया कि दिल्ली और पंजाब में किस तरीके के काम आम आदमी पार्टी कर रही है, पंजाब में किस तरीके से कौन कौन सी चीजें हम लेकर के आए, रोजगार को लेकर के आए, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के आए, बिजली फ्री दी, 90% परिवारों को वहां पर 0 बिजली के बिल आ रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर हमने बदलाव यात्रा की और उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी को मिला, 90 की 90 विधानसभाओं में। उसको मद्देनजर रखते हुए 28 जनवरी को अरविंद केजरीवाल जी की बदलाव जनसभा हो रही है, महाजनसभा उसको हम कह रहे हैं। उसका मकसद ये है कि हर एक हरियाणा के एक एक गांव से, एक एक वार्ड से एक प्रतिनिधि उस गांव का पहुंचे, एक आदमी पहुंचे, 2 आदमी पहुंचे उस गांव से, ताकि वहां पर जाकर के अरविंद केजरीवाल जी का, भगवंत मान जी का जो संदेश है, जो दिल्ली और पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं, क्रांतिकारी काम जो आज दिल्ली और पंजाब के अंदर हो रहे हैं बदलाव के लिए, इस तरीके से 2 राज्य बदलाव की स्थिति में पहुंचे हैं, उस तरीके से हरियाणा में जो चीजें होंगी उनको संदेश अपने गांव तक लाने के लिए हर एक गांव से हमारी कोशिश रहेगी कि हर गांव से प्रतिनिधि मंडल वहां उस जनसभा के अंदर जरूर पहुंचे, ताकि वो गांव में आकर के बता पाए कि पंजाब और दिल्ली के अंदर इस तरीके के कार्यक्रम हुए हैं। आम आदमी पार्टी का संगठन स्टेट लेवल पे बहुत अच्छा बना हुआ है, जिला लेवल पे बढ़िया बना हुआ है, जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, लोकसभा अध्यक्ष बने हुए हैं, सारे सचिव बने हुए हैं और ग्राम लेवल तक ग्राम समितियां भी हम लोगों ने बना। तो संगठन के हिसाब से भी आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा संगठन बन चुका है और विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। विधानसभा चुनाव 90 की 90 विधानसभा सीटों पे हम लड़ेंगे और जो लोकसभा चुनाव है वो इंडिया गठबंधन जो भी जिम्मेवारी जिस तरीके की आम आदमी पार्टी की हरियाणा में लगेगी, हम जी जान से उन सारी सीटों को जीतने के लिए कामयाब होंगे। और जो बात अभी आपने भी कही या नायब सैनिक सिंह ने भी कही कि आज हम डबल इंजन की सरकार फिर से बनाएंगे, हम कह रहे हैं कि 2024 में 1 इंजन की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। डबल इंजन की, 4 इंजनों की जरूरत नहीं है। अगर अच्छी सरकार हो जो जनता के मुद्दों को काम करने लायक हो तो 1 इंजन भी बहुत रहता है, 2 इंजनों या बैसाखियों की जरूरत नहीं होती है। आम आदमी पार्टी 2024 में सरकार बनाने जा रही है 1 इंजन की सरकार के साथ। बातें चौहान साहब भी कुछ कह रहे थे, तो मैं गुड़गांव में बैठता हूँ। गुड़गांव की मैं बता दूं, बस स्टैंड नहीं है गुड़गांव के अंदर, एक अच्छा सरकारी अस्पताल नहीं है, एक बिल्डिंग थी बहुत अच्छी उसको भी तोड़ दिया गया, दोबारा रिपेयरमेंट नहीं, एक छोटा सा अस्पताल है उसी में सारी सुविधाएं चला रहे हैं। अगर फिर से इस बार के बजट में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए बजट मंजूर किया गया गुरुग्राम के लिए, मंजूर पता नहीं क्या क्या कर दिया इन लोगों ने, लेकिन आज तक बनाया नहीं है, आज तक बनाया नहीं है। फारूख नगर एक छोटा सा कस्बा है, वहां पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गर्ल्स स्कूल बनने वाला है और वो आज से 9 साल पहले ये बात कह के चले गए थे, लेकिन आज तक उस स्कूल में एक ईंट नहीं लगी और 2 शिफ्टों में बच्चियों को पढ़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ठीक है, आप कल की ही बात है, जिले की बात कर रहे हैं, 500 बच्ची, मैं दिल्ली की क्या, मैं आपको हरियाणा की बता रहा हूँ जो बीजेपी की सरकार या 9 साल से, उनकी खामियां बता रहा हूं मैं आपको। 500 बच्चियों ने एक गुमनाम चिट्ठी राज्यपाल के नाम लिखी है, पीएमओ के नाम लिखी है। कितने शर्म की बात है कि आज हरियाणा प्रदेश में 500 बच्चियां एक ही कॉलेज की लिख रही हैं कि हम असुरक्षित हैं। अगर प्रदेश में स्कूल में और कॉलेजों में अगर बच्चियां असुरक्षित हैं तो किस तरह की सरकार? जी बेनीवाल जी, चलिए हम उत्तर, क्योंकि चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इनके बाद सुभाष जी को हम चर्चा में जोड़ते हैं। 10 सेकंड और मैं आपको 10 सेकंड बोलिए। अब पटवारी आज धरने पर है, कुछ दिन पहले ड्राइवर धरने पर थे, सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर, सरपंच, किसान, रोडवेज कर्मचारी, ओपीएस वाले, क्लर्क, हर एक आदमी आज इनसे असंतुष्ट होकर इसी सरकार के खिलाफ बैठे। ये सारे सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकार के खिलाफ बैठे हैं। आम जनता की तो बात दूर है, उन पर भी ये लाठियां चला रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं।
लट के दम पर ठीक है बेनीवाल जी, चाह रहे हैं। लेकिन ठीक है, आपकी बात आ गई है। आप में जनता अब सभी समझ चुकी है, सभी विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि हर एक वर्ग परेशान है, इसलिए बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है, गठबंधन की सरकार इस बार नहीं बनेगी। चौहान साहब जी, वीरेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं? हूं कि परेशान कौन लोग हैं। ज्योति जी, जी बोलिए। ज्योति जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है आपकी आवाज, बोलिए आप। हरियाणा में कुछ लोग पक्के तौर पर परेशान हैं और हरियाणा में अधिकांश लोग प्रसन्न हैं, खुशहाल हैं और आगे और अधिक खुशहाली के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। परेशान कौन है, मैं उनके चेहरे पहचानवाना चाहता हूं। परेशान वो लोग हैं जो कांग्रेस की लोकदल की सरकार के समय में सरकारी योजनाओं में दलाली किया करते थे, जो दिल्ली से आने वाले 100 रुपए को खाते पीते तोड़ते लूटते मेरे गांव तक पहुंचते पहुंचते 15 रुपए में परिवर्तित कर दिया करते थे, जो नौकरियों में रिश्वतखोरी करते थे, जो तबादलों का उद्योग धंधा चलाते थे, वो लोग परेशान हैं। उनकी परेशानी से बाकी सारा हरियाणा प्रसन्न है। हमने हरियाणा में पिछले 9 साढ़े 9 साल में जो काम किए हैं वो प्रतिपक्ष को दिख नहीं रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ये इनको ना भी दिखे और ये भ्रम में रहें, वहम में रहें, उसमें हमारा भी नुकसान नहीं, हरियाणा के लोगों का भी नुकसान नहीं, क्योंकि वहम केवल इनको है। जिन 87,000 हरियाणवियों को हम 87 लाख हरियाणवियों को हम आयुष्मान चिरायु कार्ड घर बैठे देकर 5 लाख रुपए तक की हारी बीमारी का बोझ जो है सरकार के खाते में डाल चुके हैं, वे प्रसन्न हैं। जिन लाखों की संख्या में किसानों को नियमित तय समय पर किसान सम्मान निधि मिल रही है, वे बिल्कुल प्रसन्न हैं। जिन लोगों को राशन निशुल्क मिल रहा है, वे बिल्कुल प्रसन्न हैं। वे लोग गरीब बिल्कुल प्रसन्न हैं जिनको ढूंढ ढूंढ कर हम उज्ज्वला के गैस के सिलेंडर दे रहे हैं। वे बुजुर्ग, कम से कम 2.25 लाख बुजुर्ग ऐसे हैं ज्योति जी हरियाणा के, जिन्हें हमने पेंशन बिना किसी एप्लीकेशन के घर बैठे उनके दरवाजे पर जाकर नई व्यवस्था के तहत दी है। देखिए 24 घंटे बिजली हरियाणा के इक्का दुक्का गांव में आती हो तो अलग बात है 2014 से पहले, वरना सब जगह 24 घंटे बिजली शहरों में तो हो सकती है, सब शहरों में भी नहीं थी, लेकिन हरियाणा का गांव 24 घंटे की बिजली से वंचित था। हरियाणा का गांव जिसका ठेका लेती थी इंडियन नेशनल लोकदल और दूसरी पार्टियां अपने आप को गांव की पार्टी बता करके, उन गांवों को 24 घंटे बिजली दी तो ठीक है। आप सरकार की उपलब्धियां, आप सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, हर एक वर्ग के लिए सरकार ने जो काम किए वो आप बता रहे हैं। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, करिए, बात पूरी कीजिए। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। मैं ये सब बातें आएंगे, पंकज जी आएंगे आपके पास, अभी सुनिए। अभी मैं सुभाष जी को भी चर्चा में जोड़ूंगी, उनका पहला जवाब भी नहीं हो पाया। आपके बारे में नहीं मैं बोला था। मैंने ये सारी बातें इसलिए बताई क्योंकि हमारे प्रतिपक्षी वो ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने एक ईंट नहीं लगाई। दर्जनों की संख्या में नए महिलाओं के कॉलेज बन गए, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या डबल हो गई, एमबीबीएस की सीटों की संख्या डबल हो गई, नई यूनिवर्सिटीज बन गई, हाईवेज बन गए। और यहां पर बेशर्मी के साथ कुछ प्रवक्ता साथी ये कह देते हैं एक ईंट नहीं लगी। तो ये राजनीतिक रतंगी में रहे, पंकज जी कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहे, तरीके से डिबेट को चलने दीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं आपसे। हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ इसलिए खड़ी है और खड़ी रहेगी क्योंकि हमने धरातल पर काम किए हैं। कुछ काम गिनवाए हैं मैं लंबी फेहरिस्त पढ़ सकता हूं और आधा घंटा तक बिना रुके भी मैं आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं जो धरातल पर काम हुए हैं। अब भाई इनको नहीं दिखाई देते तो समस्या इनकी है, हरियाणवियों की नहीं है। ये लोग तो उस बेनीवाल जी को बस एक छोटी सी बात कह दूं, बेनीवाल जी उस क्रांतिकारी पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिसके पंजाब के, ये कह रहे पंजाब में क्रांति हुई है, कई मंत्री जेल गए हैं।
ये उस क्रांतिकारी पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिसने पंजाब में अलगाववाद को, आतंकवाद को हवा दी है, और उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिसके मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने से इनकार करते हुए हमारे हिस्से का सतलुज यमुना लिंक के माध्यम से आने वाला रावी ब्यास का पानी देने ठीक है चौहान साहब, आपने बहुत विस्तार से अपना उत्तर पूरा किया। अब मैं सुभाष जी को चर्चा में जोड़ लेती हूँ। सुभाष जी, पूछ रहा है चुनावी बिगुल कहीं ना कहीं बजने जा रहे हैं जेपी नड्डा के दौरे के साथ ही। आज हिमाचल में कोर ग्रुप की बैठक की है, कल हरियाणा में करने वाले हैं, तो चुनावी तैयारियों के लिहाज से बीजेपी दूसरे दलों के मुकाबले कहीं आगे नजर आती है, मानते हैं इस बात को? जी हाँ ज्योति जी, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण से आपने जो सवाल किया है, और बिल्कुल आपकी आशंका दुरुस्त है, इसमें संभावना पूरी दिखती है। उसका कारण है कि जो मुख्य विपक्षी दल है उसमें अगर आप देखें तो बूथ स्तर से जिला स्तर तक उनके कार्यकर्ताओं की फौज नदारद है। उनके पास उस प्रकार के अभी वो संगठन का स्वरूप सामने नहीं आ पाया है। दूसरी बात मैं अगर आपसे करूं, बहुत जल्दी से मैं अपने पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। मुद्दों को लेकर इस पार्टी में अभी कंफ्यूजन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी तक वो स्पष्ट उनकी रणनीति सामने नहीं आ पाई है। प्रदेश के जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, इनमें आपस में एक दूसरे की टांग खींचने की जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, उस पर कोई अंकुश अभी हाल फिलहाल में लगता मुझे नहीं दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि अनुशासनहीनता इस पार्टी में बड़ी जबरदस्त चरम पर है। और दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि जब लोकसभा चुनाव का शंखनाद नागपुर से अगर इनकी पार्टी के अध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो इनके नेता बनने वाले प्रधानमंत्री हैं, जैसा ये लोग दावा करते हैं राहुल गांधी के बारे में, नागपुर से इन्होंने शंखनाद की बात की। अब आपने चुनाव के शंखनाद की बात की और आपको इस बात की संभावना पूरी है और आपको आशंका भी है कि बहुत जल्द चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में आपने एक जो कथित न्याय यात्रा का ऐलान कर दिया और अपने नेताओं को, अपनी फौज को, अपने कार्यकर्ताओं को आपने बजाय चुनाव का टास्क देने के आपने कोई और काम उनको थमा दिया, तो ऐसे में आप किस बिना पर सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत और लगातार सक्रिय रहने वाली पार्टी और प्रतिद्वंदियों से बहुत तेज गति से आगे चलने वाली पार्टी हर मायने में, उससे आप कैसे लड़ पाएंगे? और मैं बात करूं, क्योंकि हाँ इनेलो भी है और आम आदमी के प्रवक्ता भी हैं। इनेलो के पास नो डाउट मैं मानता हूं और मैं बहुत स्पष्ट इस बात से बोलता हूं कि आपके पास विरासत है, आपके पास वो छाती है जिसका सदुपयोग आप राजनीतिक दृष्टि से कर सकते थे, लेकिन आपने वो प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया। आपका प्लेटफॉर्म आपसे खिसक गया। आपके पास वो नेटवर्क आज भी नहीं है कि आप उस विरासत को लेकर आगे बढ़ पाए और लोगों का विश्वास दोबारा से आप हासिल कर सकें। और आगे की बात आम आदमी पार्टी के लिए मैं ये कहूं कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में क्या संबंध रहेगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। और क्यों नहीं है? चुनाव सामने है। कांग्रेस पार्टी यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नजर आम आदमी पार्टी के घर पर है। इनके ही 200-250 कथित तौर पर नेताओं को वे एक साथ निर्मल चौधरी और दूसरे एक महिला नेता के साथ सीधा खिसका लेते अंबाला में। आपने देखा किस तरह से। तो अगर 1.5 लाख फौज की बात कर रहे थे शायद डॉक्टर साहब परसों जब हम लोग चर्चा में थे कार्यकर्ता की, तो अगर मैं मानू भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात, तो वो तो 256 नेताओं को एक साथ ले गए अंबाला जिले से। तो इस तरीके से कैसे ये अपने घर को सुरक्षित रखेंगे और कैसे उनके साथ तालमेल होगा, ये बात समझ में अभी तक जनता भी स्वयं कंफ्यूज जनता देख रही है, बहुत शिद्दत के साथ देख रही है इन चीजों को, और ये लोग इस बात को समझने को अभी तैयार नहीं है। और मुझे लगता है इसी तरह से इनका समय ऐसे खिसकता चला जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं दिन रात, एक समय मैं बोलता था ज्योति जी, एक बात मैं आपसे ये कहूँ चर्चा में बहुत साफगोई होनी चाहिए और मेरे जैसा पत्रकार मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ कि एक समय था कि ओम प्रकाश चौटाला जी को मेरे जैसा पत्रकार जब मैं इंटरव्यू लेता था, मैं उनको ये कहता था कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को 24 घंटे सोने नहीं देते हैं। आज अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो एकदम करेक्ट उसी पाथ पर चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ऐसा है कि वो अपने कार्यकर्ता ना खुद सोते हैं ना अपने कार्यकर्ताओं को सोने देते हैं। लगातार चाहे किसी प्रकार का इश्यू है, जो भी विषय उनके सामने टास्क दिया जाता है, उसको लगातार पूरी फोर्सफुली जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
अपने नीतियों को पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। उस मामले में मुझे इन तीन पार्टियों से मुझे इस प्रकार की अभी हाल फिलहाल में भी कोई भी आशा उम्मीद मुझे नहीं दिख रही, नहीं नजर आते हैं। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे थे। पंकज जी, गुरुग्राम या फर्रुखनगर के अलावा मुद्दे पर हम अगर बात करें तो कहिए। नहीं, मुद्दे की बातें हैं। अगर चौहान साहब ने कहा कि पूरे हरियाणा के अंदर बिजली पहुंचा दी, सभी गांवों में पहुंचा दी, मैं तो कह रहा हूं गुरुग्राम में नहीं है बिजली 24 घंटे। कोई 5 गांव के नाम बता दें आज की इन 5 गांवों में 24 घंटे बिजली भाजपा की सरकार में हरियाणा के अंदर मिल रही है। 7000 के आसपास गांव है, उनमें से 5 गांव के नाम बता दें, हम मान जाएंगे। ये कहते हैं बिजली 24 घंटे दे दी। 200 से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर अरविंद केजरीवाल से बड़े झूठे, अरविंद केजरीवाल से बड़े झूठे हो, अरविंद केजरीवाल से भी बड़े झूठे हो, गपोड़ मारते हो, कुछ भी बोलोगे, कार्ड की बात करते कुछ भी बोलोगे। हरियाणा में रहते नहीं क्या? हरियाणा में रहते नहीं क्या बेनीवाल? इतने हॉस्पिटलों को किया है, कमाल हो गए। लोगों को, जनता को बरगलाने की ये लोग कोशिश करते। 5 गांव के चलिए मैं चुनावी तैयारियों को लेकर बात करते हैं, जैसे कि डिबेट डिरेल होती है, फिर नहीं टाइम कम रहता है विषय पर बात करने के लिए। चौहान जी अभी आप रुकिए। मनीष खटाना जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। सुभाष जी से भी मैंने पूछा क्योंकि बीजेपी चुनाव की तैयारियों के लिहाज से बहुत आगे है। आप लोगों ने जब भी कोई लिस्ट जारी करना चाहिए हर बार कोई ना कोई विवाद देखा गया, तो अब तो चुनाव के इतना पास आकर भी आप लोग जिला अध्यक्ष बनाते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बनाते हैं, तो इसमें भी लगता है कि गुटबाजी एक बार फिर से सामने आएगी। देखिए ज्योति जी, जिला अध्यक्ष हम जो बनाते हैं, चलो उनको आप जो लिस्ट कह रहे हैं उसको उनको आज भी अगर हमारे 4 आदमी 5 आदमी या 6 आदमी जिला अध्यक्ष की दौड़ में है तो वो 6 के 6 आज भी पार्टी के साथ संगठनात्मक रूप से संगठन के लिए काम कर रहे हैं। और हमारा मेंबरशिप ड्राइव जो चला हुआ है उसमें प्रत्येक व्यक्ति जो जिला अध्यक्ष का दावेदार है या प्रदेश महासचिव का दावेदार है या प्रदेश सचिव का दावेदार है या जिले की बॉडी का दावेदार है, वो सभी व्यक्ति कांग्रेस की नीतियों के साथ घर घर जा रहे हैं, कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। और हुड्डा साहब के कार्यकाल को 2004 से 2014 तक का कार्यकाल, वो हुड्डा साहब की जो नीतियां थी प्रत्येक वर्ग के लिए, जिसमें 36 बिरादरी का भाईचारा था, हरियाणा खुशहाली और विकास की पटरी पर था, उसके लिए प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी तन मन से लगा हुआ है। मेरे भाई चौहान साहब ने खुशहाल की बात करी कि बीजेपी की राज में बड़ी खुशहाली है, तो मैं इनसे 1-2 सवाल करना चाहता हूं। जो ये खुशहाली की बात कर रहे हैं, क्या हरियाणा का किसान खुशहाल है? क्या हरियाणा का जवान जिसको 4 साल के लिए नौकरी मिली वो खुशहाल है? अलग-अलग चुनावी मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन संगठन के लिहाज से बात करें, एक्चुअली चौहान साहब ने कोऑर्डिनेटर्स जब ऑब्जर्वर्स को भेजा गया था, आपको याद होगा क्या हुआ था, किस तरह से विवाद देखा गया, नारेबाजी हुई। सुने, एसआरके यानी तीनों बड़े नेता आपकी पार्टी के, केसी वेणुगोपाल से मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के लिए पहुंचते हैं, वहां शिकायत की जाती है। ये तब के जब लिस्ट जारी नहीं हुई है, ये तब के। ज्योति जी, हमारी पार्टी में सभी नेताओं को अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का पूर्ण तौर से आजादी है। वो अपनी बात हमारे शीर्ष नेतृत्व के सामने रख सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसा बीजेपी वाला सिस्टम नहीं है कि ऊपर से चीज आई और उसके ऊपर थोप दी। मैं 2-3 सवालों का जवाब जरूर देना चाहता हूं। जो मेरे भाई चौहान साहब खुशहाली की बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं क्या हरियाणा का जवान, हरियाणा का किसान, हरियाणा का खिलाड़ी, महिला पहलवान क्या खुशहाल हैं? पहली बात। मेरे भाई ने दूसरी बात करी दलाली की, तो इनके एचपीएससी के चेयरमैन के वहां करोड़ों रुपए कैबिनेट में, सेक्रेटरिएट में मिले, क्या वो दलाली नहीं थी? जो ये नौकरी की बात कर रहे थे, क्या इनकी सरकार में 32 बार इनके पर्चे लीक नहीं हुए, इनके पेपर लीक नहीं हुए? काम की बात ये कर रहे थे, मेट्रो को 1 इंच अगर कहीं बढ़ाई हो तो मेरे भाई बताएं। बस स्टैंड गुड़गांव के लिए 70% रेवेन्यू देने के बाद भी गुड़गांव का बस स्टैंड बताइए बनाया हो तो। हॉस्पिटल में 24-24, 48-48 घंटे बिजली गुल। गुड़गांव जिले के बहुत से हॉस्पिटलों में आज तक एमआरआई और सीटी स्कैन और यहां तक कि एक्सरे की सुविधा भी नहीं है। 84 लाख लोगों की बात कर रहे थे कि हमने इनको ये दे दिया। अरे आपने कितने लोगों की पेंशन काटी? मोदी जी आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे, तो फिर किस लिए राशन बांट रहे हो लोगों को? गरीबी रेखा से नीचे 2014 के बाद लोग और ज्यादा आए हैं। ये आंकड़े लोकसभा के हैं कि आपने गरीबों को उठाया नहीं और गरीब ज्यादा लोगों को बनाया है। आपकी सरकार में लोग ज्यादा गरीब हुए हैं।
और मात्र कुछ लोग अमीर ठीक हुए है हैं। खटाना जी, तो मैं एक सेकंड, जो मेरे भाई बिजली की बात कर रहे थे कि 24 मैं पार्टी घंटे संगठन जो तैयारी को एक- लेकर जो चुनाव एक को लेकर मिनट, बात एक कर रहे हैं, मिनट आप लोग करते हैं इधर उधर की बात। एक मिनट, जो मेरे भाई बिजली की बात कर रहे थे 24 घंटे बिना कारखाने के, हुड्डा साहब ने 4 कारखाने लगाने का काम करा, ये बिना कारखाने के बिजली दे रहे हैं। और एक बात मैं कहता हूं दावे से, ये पूछ लें फोन करके एक्सीएन को, एससी को फोन करके, हरियाणा में अगर आज भी कोई आदमी, कोई एग्रीकल्चर किसान अगर कनेक्शन अप्लाई करता है तो उसको 2018 की वेटिंग दिखाई देती है। चलिए अभी Agriculture आप connection वीरेंद्र नहीं जी देते। शॉर्ट में कहिएगा, फिर MPPSC डैनवाल को डैनवाल जी फीस काफी कह देर रहे थे से कि इंतजार कर हमने रहे हैं। बोल दिए, तो ये ठीक है मनीष जी, आपने तो सभी विषयों को लेकर बात कर ली ना। इलेक्शन को लेकर, चुनाव की तैयारियों को लेकर आपकी संगठन की लिस्ट नहीं आई गुटबाजी शिखर पर, उस पर तो कोई उत्तर है नहीं देने को। ये सारी तैयारियां हैं जो आज जनता झेल रही है। चलिए अब आप ये रुक नहीं सुनिए, रहे। अब आप सुनिए, अब आप अब ये सुनिए। क्या इनको रोकेंगे आप? नहीं, हम मैं तो इनको- 2024 मैं रोक के चुकी बाद हूँ। ही मनीष जी, रुकेंगे। आप सुनिए, चुनाव अभी किस सुनिए। बात पर मनीष होगा, जी किन सुनिए। मुद्दों पर होगा? हरियाणा में चुनाव इस बात पर होगा कि पूर्व की सरकारों की परफॉर्मेंस जब वो सत्ता में थी वो कैसी थी, और पिछले 2 टर्म जो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करने के लिए बहुत ज्यादा लोगों को बताने की जरूरत नहीं होगी। मैं फिर दोहराता हूं, हरियाणा के इक्का दुक्का गांव में ही 24 घंटे बिजली आती होगी। आज करीब करीब 6000 गांवों में 24 घंटे बिजली आती है। आम आदमी पार्टी के पंकज जी, प्रवक्ता साहब पंकज जी, को नहीं, मैं कोई निमंत्रण किसी देता के हूं, बीच में नहीं बोले। आ जाएं, म्यूट मैं अपने करवाना खर्चे होगा पर, सभी बीच में ना बोले, कुछ भी बीच झूठ में बोलते जा रहे नहीं, हैं। बीच में नहीं बोलना, मैं बीच में मत बोलिए, बीच में मत ये बोलिए। परसेप्शन क्रिएट होने नहीं देंगे हम। मैं ये इनको झूठ खुले की में, अरे दुकान मत चलने बोलो नहीं भाई, देंगे आपकी। मत बोलो बीच में। पीसीआर पंकज जी को म्यूट करें। देखिए जो भी ज्योति जी, ये तो प्रवक्ता तरीका जिनको ठीक नहीं। टाइम दिया गया कि उनके अलावा सभी म्यूट रहेंगे पीसीआर। मैं आम आदमी पार्टी के झूठों के सरदार अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में चलने वाली आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को चुनौती भी देता हूं, निमंत्रण भी देता हूं, मेरे साथ आ जाएं, अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर जाऊंगा और हजारों गांव, मैं 6000 के लगभग कह रहा हूं, हजारों गांव दिखा दूंगा, गिनवाने की जरूरत नहीं है, जहां 24 घंटे बिजली आ रही है। नौकरियों की बात मैं बताता हूं, नौकरियां ये भी देते थे, जिला देखकर, जाति देखकर, नोटों का झोला कितना बड़ा है वो देखकर। हमने मेरिट पर इनसे कहीं ज्यादा नौकरी अब तक दे दी हैं, और जब हम चुनाव में जाएंगे दूसरा कार्यकाल संपन्न होते होते 2 गुनी सरकारी नौकरियां हरियाणा के लोगों को दे चुके होंगे। 10 लाख से अधिक राशन कार्ड बने हैं बीपीएल के। इनके कार्यकाल में कितने बने थे अगर आंकड़ा पूछ लोगे तो बगलें झांकने लगेंगे। हरियाणा के हर घर नल से शुद्ध जल पहुंचा है। अगर इन्होंने पहुंचा रखा होता तो हमें यह मशक्कत करने की जरूरत नहीं होती। नौकरियों में धांधलियों का जो धंधा इनके कार्यकाल में चलता था, कुछ लोगों ने हमारे कार्यकाल में भी चलाने की कोशिश की, एक एक को पकड़ करके जेल में ठोका है, मुकदमे चल रहे हैं, बाहर आने नहीं दिया है। तो परफॉर्मेंस पर चुनाव होगा। और इंडियन नेशनल लोकदल के मित्र को मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि आप जरूरत से ज्यादा आशावान हैं। आशावान होने का मैं भी पक्षधर हूं, होना चाहिए, परंतु आप अपनी हकीकत से अगर आंखें मूंदोगे तो वहीं रहोगे जहां हो, या उससे भी नीचे जाओगे। पहले आपका घर टूटा, फिर आपके संगठन में विघटन हुआ, आपको एक सीट पर हरियाणा की जनता ने समेट दिया। चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत जिसका आप दम ठोकते हो, उसको जननायक जनता पार्टी ले गई। आपके पास लंबा चौड़ा कहने करने को कुछ है नहीं। आपकी आज भी पहचान धक्केशाही के लिए है, अलमारी तोड़कर मेरिट की कड़ तोड़ने के लिए है, और जी चौहान जी, चलिए मैं इसी बात के साथ डहीनवाल जी से भी सवाल करती हूँ। डहीनवाल जी, चलाने के लिए है तो लंबा चौड़ा आपकी पार्टी के अस्तित्व के लिहाज से, अभय चौटाला की स्वीकार्यता, उनके नेतृत्व के लिहाज से चुनाव बेहद निर्णायक साबित होने वाला है। देखिए ज्योति जी, मैंने तो पहले ये चीज कहा था कि 2019 में पार्टी का विघटन भी हमने देखा है, हमने पार्टी को टूटते हुए भी देखा है, और पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में इस प्रकार की बातें हुई हो। लगातार पार्टी है, उतार चढ़ाव हमने देखा हुआ है, संघर्ष के हम साथी हैं और हम संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको वो चीज बताना चाह रहा हूं कि बुरा दौर है ना, होने के बावजूद भी इससे खराब टाइम तो कभी नहीं रहा होगा।
इनेलो के पुराने स्वरूप का लोक दल का कब रहा होगा? मैं यही तो ज्योति जी यही तो चीज बताना चाह रहा हूँ ज्योति जी, मैं यही तो चीज बताना चाह रहा हूँ कि इतना खराब समय आने के बावजूद अगर हम लौट के आ रहे हैं तो वो अपने उन कार्यकर्ताओं के दम पर लौट के आ रहे हैं जो चौधरी देवीलाल की विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं। और मैं ये चीज इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो सरकार ये कहती है कि हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के दम पर, और वो उसको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, वो लाखों लोगों को बीपीएल कार्ड को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, तो हम यही तो बताना चाहते हैं जनता को कि जो लोग आपको बीपीएल बनाकर और अपनी पार्टी की उपलब्धि बता रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सत्ता नहीं देनी। गरीब को सुविधा अगर मिल रही है उसकी खिलाफत करोगे आप? 24 घंटे बिजली देने का काम किया है, मिलने वाली सुविधा। चांद जी, इनको अपनी बात कहने दीजिए, इनको अपनी बात कहने दीजिए। पूरे शहरों में आज मैं ये चीज कहता हूँ, शहरों में कस्बों में अगर पूरी बिजलियां नहीं आ रही है तो गांवों की बात कर रहे हैं। मैं तो इस चीज का चैलेंज करता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पूरे 24 घंटे तो बिजली उनमें भी नहीं मिलती। ठीक है, बिजली बहुत देखिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। आप सभी बिजली के पीछे पड़ गए। मैं तो आपकी पार्टी को लेकर बात कर रही हूँ ना। आप कह रहे हैं लौट कर आ रहे हैं, कहाँ लौट कर आ रहे हैं? ठीक है, लोकसभा जींद बाई इलेक्शन में बहुत बुरा हाल था, लोकसभा में बेहद खराब प्रदर्शन था, विधानसभा चुनाव हमने देखा, बाई इलेक्शन हमने देखा, निकाय चुनाव हमने देखे। कहाँ लौट कर आ रहे हैं? कहाँ आप लोगों ने साबित किया कि हम लौट कर आए हैं? ज्योति जी 2024 का जो चुनाव आएगा, इंडी अलायंस ने इनको नकार दिया, कांग्रेस इनको कोस रही है, क्योंकि जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता की जो समस्याएं थी उन समस्याओं का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, इंडियन नेशनल लोकदल के मुखिया ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, अभय सिंह चौटाला ने जनताओं की समस्याओं को उठाया है, उनका समाधान कराने की। क्योंकि छोटी छोटी समस्याओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कोई दफ्तर में नहीं घुसने देता। इनकी हालत ये है। और जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता अधिकारियों से अपना काम कराना जानते हैं, उनको पता है कि कार्यकर्ताओं का काम किस प्रकार से होता है। वो डराने धमकाने की बात नहीं है, ये जो बार बार कह रहे हैं, इनको तो हकीकत ये दफ्तर में घुसने नहीं दिया जाता। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो बात कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, ये युवाओं को एचकेआरएन के माध्यम से रोजगार देना चाह रहे हैं। एचकेआरएन जहां पे गेस्टेड पोस्ट जो होती है, ग्रुप बी के लेवल की पोस्ट, 1,10,000 से अधिक पक्की नौकरियों की बात की है। मद्दा मजाक कर रहे हैं। क्या आप एचकेआरएन के माध्यम से एसडीओ लेवल के बंदे नहीं लगा रहे? नहीं, ये जो सबसे ज्यादा नौकरी दी है करीब 1,10,000, ये तो एचएसएससी एचपीएससी से दी है ना, ये सरकारी नौकरियां हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भी सरकारी नौकरियां हैं, जिनकी प्रोसेस अभी जारी है, जिनकी प्रक्रिया अभी जारी है, तो सरकारी नौकरियां हैं। इनका तो कौशल रोजगार निगम से इनका तो कुछ भी लेना देना नहीं है। जिन सरकारी नौकरियों के आंकड़े भी दिए हैं, 10,000 पक्की नौकरियां दे चुके हैं हम। ग्रुप डी के लायक है क्या? हरियाणा के युवाओं को आपने ग्रुप डी के लायक ही समझा है? चलिए ठीक है, अभी आप रुकिए। मैं सुभाष जी आखिरी कमेंट आपसे। आज की तारीख में जब हम ये डिबेट कर रहे हैं, जब हम चर्चा कर रहे हैं सुभाष जी, तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच नजर आता है। हालांकि संगठन, गुटबाजी, इन तमाम ये परीक्षाएं हैं कांग्रेस के लिए, इनसे पार पाना के, लेकिन गठबंधन में लड़ेंगे या फिर नहीं, अगर ये पिक्चर क्लियर हो जाती है तो इससे आप मानते हैं कोई समीकरण बदल सकते हैं चुनाव से पहले बीजेपी और बीजेपी के? अब समय, ये बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं गठबंधन के नाम पर, बहुत समय ये बर्बाद कर चुके हैं। और जनता बहुत संवेदनशील है। हरियाणा की जनता राजनीतिक दृष्टि से इतनी समझदार है कि बहुत जांच परख कर वो निर्णय लेती रही है। अब हाल के वर्षों में अगर मैं आपसे बात करूं तो, और अब बहुत परिपक्व हो चुकी है इस मामले में। तो मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार के झांसे में हरियाणा की जनता आएगी। दूसरी बात, मैं इसी से जुड़ी हुई बात में आपसे जवाब, क्योंकि सभी प्रवक्ता मुद्दों की बात कर रहे हैं, अपने पार्टी जो आधार इसका, जो जनाधार इनका बढ़ाएगा, जो संगठन बढ़ाएगा, उस पर ये चर्चा करने से कतरा रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ, नक्सल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन मुद्दों की ये बातें करते हैं, देखिए वो जमाना चला गया एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भाजपा नेतृत्व यानी नरेंद्र मोदी ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भारत के लोकतांत्रिक राजनीति से कहीं दूर फेंक दिया है। इस बात को ये लोग अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इनकम्बेंसी पर जाइए, प्रो इनकम्बेंसी के दावे कर रहे हैं, आ गया सामने कि बार बार सरकारें दोहराई जा रही हैं, जनता उसे एक्सेप्ट कर रही है। इस बात को ये लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है ईमानदारी से। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इनको अपनी संगठनात्मक जो मजबूती है उसके साथ साथ अपनी जो रणनीति है, जो सोचते हैं राजनीति के बारे में, जिस प्रकार से ये लोग राजनीति करते रहे हैं पिछले दशकों में, उसको पूरी तरह इनको ओवरवाइलिंग करने की बड़ी आवश्यकता है। उस पर ये विचार नहीं कर रहे हैं, उस पर मंथन नहीं कर रहे हैं।
ये गाहे बगाहे कुछ न कुछ चीजें सामने लेकर आते हैं। जनता अब उस ढांचे में नहीं आएगी, उनको डायरेक्ट बेनिफिट में मजा आने लगा है। उनको अपने अकाउंट में आते हुए चाहे 5 रुपये आए कि 200 रुपये आए, सीधा अगर 100 रुपये कहा जाता है तो 100 रुपये उनके खाते में आ जाते हैं। इसमें जनता को आनंद आने लगा है, और आनंद आए भी क्यों नहीं, क्योंकि वो अपना टैक्स भरती है। जनता चाहती है रिटर्न भी मुझे उसी हिसाब से मिले। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं वादे या फिर उस प्रकार की बातों में नहीं कहता, मैं तो कंक्रीट बात धरातल पर जो चीजें देख रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपको अपनी रणनीति में ओवरवायलिंग की बड़ी आवश्यकता है, और आप अपनी राजनीतिक सोच को बदलिए, तभी जाकर आप एंटी इनकम्बेंसी, आप कांग्रेस के नेता इस बात से आप भी बैठे हुए हैं कि शायद भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा और जनता हमको थाली में खुद ही परोस कर दे देगी। भाई साहब, जनता स्वयं विकल्प पैदा करती है, जनता विश्लेषण करती है, इसीलिए आप इस फैक्टर को भूल जाइए। अब आप प्रो इनकम्बेंसी देखिए, लगातार दोहरा रहे हैं, चाहे कोई जो भी लोग हैं। अगर आपने कुछ काम किया, मान लीजिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर बेनीवाल जो कह रहे हैं, मैं कहता हूं अगर आपने दिल्ली में कुछ काम किया है तभी तो जनता अगर आपको दोहरा रही है। तो आप आप एक जगह आप उसकी बातें करते, दूसरी जगह इस तरह की बातें करते हैं। तो ये जो चीजें चल रही नहीं चलेंगी। और इन लाख से एक लाइन और मैं ज्योति जी कहना चाहता हूँ, समय कम है आपके लिए। ये कह जब ये भगवंत मान जी को अगर हरियाणा के चुनाव में भगवंत मान जी को लेकर ये आए तो इनके लिए सीधा उल्टा पड़ेगा। सेक्सुअल का मुद्दा इनके गले की हड्डी है। इसीलिए जिस तरह की स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है, जो स्टैंड अपनाया भगवंत मान ने एसवाईएल के इशू पर, उसको लेकर हरियाणा में ये बड़ा इशू बनेगा। और इनकी पार्टी के लिए इनके पास उसका कोई जवाब आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। इन सारी चीजों को इनको सोचना पड़ेगा। ठीक है चौहान जी, कल चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ सीएम भी रहेंगे, सभी विधायक और सांसदों की बैठक होगी, उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक जेपी नड्डा के साथ होगी, तो क्या पार्टी संगठन के अलावा गठबंधन को लेकर भी कोई फीडबैक दिया जा सकता है, कोई निर्णय किए जाने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है? जब हमारे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं तो उन्हें जिन जिन समसामयिक राजनीतिक विषयों पर अपने हरियाणा के नेताओं कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेनी होगी, वो हमारी अंदरूनी आंतरिक बैठकों में वो ले लेंगे। लेकिन जो निर्णय होते हैं, जो घोषणा होती है, उसका एक समय होता है। जब नदी आएगी तो हम तय कर लेंगे कि उसको तैर कर पार करना है, गठबंधन के पुल के मदद से पार करना है, या कोई और रास्ता निकालना है। मुझे नहीं लगता कि कल कोई किसी ऐलान का कोई विषय है। नहीं, ऐलान नहीं, मैंने कहा उस दिशा में कोई कदम नहीं किया जा सकता। हमेशा जब केंद्रीय नेतृत्व आता है, संगठनात्मक बैठकें होती हैं, तो वहां पूर्व निर्धारित विषयों के अलावा भी समसामयिक सारे सवालों पर खुली चर्चा का अवसर होता ही है। तो ये विषय भी चर्चा के लिए आ सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ज्योति जी, 2024 में जहां विपक्ष के पास मुद्दों की, नेतृत्व की, सही दिशा की, सकारात्मक सोच की दरिद्रता है, कंगाली का वो सामना कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने कुशल नेतृत्व, अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर, अपने कामकाज के आधार पर प्रो इनकम्बेंसी, जिसका जिक्र सुभाष जी ने किया, प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर आपको हरियाणा में भी दिखाएगी नए सिरे से। 10 के 10 कमल हमारे खिलेंगे लोकसभा में, और फिर हम कमाल दिखाएंगे विधानसभा में। मैं कांग्रेस को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अपना घर संभाल ले तो वो आज के हाल पर भी, आज का जो उसका हाल है उसके आसपास शायद टिक जाए, उतने भी उनकी सीटें आने वाली नहीं है। देखिए, ये तो अच्छा सुझाव है, करप्ट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छा सुझाव है। कम्युनल भी है कांग्रेस। सुनिए तो सही, सुनिए, अच्छा विपक्ष सामने खड़ा हो किसको बुरा लगता है? मैं ये कहता हूं कांग्रेस केवल करप्ट नहीं है, करप्शन की जननी नहीं है, कांग्रेस कम्युनल भी है, राम विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। चलिए, एक नई बहस हो जाएगी। अभी मैं आखिरी कमेंट ले रही हूँ ना, मनीष खटाना जी, ठीक है, खटाना साहब, हुड्डा साहब, पिछली बार के सर समय नहीं है, चौहान साहब माफ कीजिए, समय नहीं अभी नहीं। मनीष खटाना जी, हुड्डा साहब बहुत बार ये कहते हैं कि पिछली बार हम बेटर कर सकते थे, लेकिन टिकट वितरण में हम मानते हैं खामियां रही, और वो आप जानते हैं कि क्यों रही होंगी। तो इस बार तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौहान साहब, अगर इससे बेटर या आज के हालात में भी अगर आना है, इससे बेटर करना है, तो अपने परिवार की लड़ाई तो खत्म करनी होगी आप लोगों को। ज्योति जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर हुड्डा साहब को 2019 में थोड़ा सा समय और मिलता,
अगर थोड़ी सी टिकटें उनके हिसाब से और बढ़ जाती तो आज हम सरकार में सत्ता में होते और हरियाणा वासियों का भला कर रहे होते। जो मेरे भाई चौहान साहब बार बार बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं पिछले एक साल के अंदर जब से उदय चौहान साहब नहीं, जब से अंतिम कमेंट ले रहे हैं। नहीं, एक मिनट चौहान साहब, जब से उदय भांजी प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं हुडा साहब के नेतृत्व में, उदय भांजी के नेतृत्व में, आप देखिए कि कितने लोग प्रत्येक दिन, चाहे वो दीपेंद्र सिंह हुडा के साथ, चाहे भूपेंद्र सिंह हुडा जी के साथ, चाहे उदय, मतलब कि आप देखिए कितने लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, कितने पंच, सरपंच, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, कौन कौन सी पार्टियों। चलिए समय हालांकि नहीं है, लेकिन पंकज जी से मैं अंतिम कमेंट चाहूंगी। सर प्लीज माफ कीजिए सर, माफी के साथ, समय है नहीं अभी। पंकज जी, आप लोग जा रहे हैं और हुडा साहब कांग्रेस की सरकार, बीजेपी और कांग्रेस को म्यूट कर दीजिए एक बार के लिए। पंकज जी बोलिए आप। चौहान साहब आखिरी कमेंट इनका सुन लीजिए। मैं कहना चाहूंगा, चौहान साहब ने मुझे आमंत्रण दिया है कि मैं हजारों गांव दिखाएंगे तो मैं तैयार हूं। मेरे को समय सीमा बता दें कि उस दिन डॉक्टर साहब आपको आना है, वहां आना है, वहां से पिक किया जाएगा। पूरे 1000 गांव देखने की मेरी भी उम्मीद है, इच्छा है, और पूरी हरियाणा देखना चाहेगा, हरियाणा की जनता देखना चाहिए वो कौन से 1000 गाँव है। ठीक है, आप लोग डिबेट के बाद एक दूसरे से संपर्क कर लीजिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा हम मिशन 24 को लेकर कर रहे हैं। जेपी नड्डा आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी चुनावी तैयारियों का शंखनाद करने जा रही है। तो बीजेपी की क्या तैयारी है और दूसरे दल तैयारी के लिहाज से कहां खड़े हैं, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।